सीटेट का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है और अगर आपने अपियर किया है तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आपने जो आंसर्स दिए वो सारे करेक्ट है या नहीं है, या फिर जो आपसे छूट गया है वो करें तो कैसे करें। तो इस वीडियो में हम पूरा सोल्यूशन दिखाएंगे क्वेश्चन सेट का, मैथ पोर्शन का। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर आपने सीटेट अभी तक दिया नहीं है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चंस पेपर किस टाइप के होते हैं। इसके अलावा जो अगर दूसरे किसी जॉब सीटेट के अलावा कोई और टाइप की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, उसके लिए भी फायदेमंद होंगे क्योंकि उसमें बहुत वैरायटीज के मैथ्स रहेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो जिसमें 3 नंबर के रेशियोज दिए हुए हैं 2:3:4। उनकी क्यूब का सम, मतलब क्यूब करके फिर सम करेंगे तो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो भी मिलेगा उसका वैल्यू है 33957। तो व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स? तीनों नंबर का सम निकालना है। तो पहले तो तीनों नंबर की सम निकालने के लिए हमें क्या करना है, तीनों नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तीनों नंबर्स निकालने, तीनों नंबर के रेशियो दिए हुए हैं 2:3:4। अब देखो 2:3:4 अगर ऐसा है, हमने रेशियोज एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक के ऊपर रेशियो प्रोपोर्शन वाले सम हमने जूनियर क्लासेस में भी करा हुआ है। जैसे डिवाइड 100 रुपीस बिटवीन राम एंड श्याम इन द रेशियो 2:3। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, रेशियो होता था तो 2x एंड 3x राम और श्याम का पार्ट ले लेते थे। तो यहाँ 3 पार्ट जो है, तीनों पार्ट का रेशियो जो है ये दिया हुआ है, तो हम तीनों पार्ट ले लेते हैं। जैसे 2x 3x और 4x, ठीक है, x के साथ ले लेते हैं। ये 3 पार्ट हो गया, ठीक। 3 नंबर्स मतलब नंबर्स हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बोला, इन तीनों नंबर की क्यूब करके सम करेंगे। क्यूब कर लेते, क्यूब करते हैं और फिर सम करेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया क्यूब। ये 3 नंबर आ गया, रेशियो से हमने लिया ये से, ये 3 नंबर है। अब इनका क्यूब हमने किया, प्लस किया करके कितना आता है, ये 33957। ये एज पर क्वेश्चन यही है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब इक्वल टू 33957। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आता है 7 and 8 15 4 9 1 699x, ठीक है। 33957 ये हो गया। और फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 33957 डिवाइडेड बाय 99, ये आ गया x क्यूब, सॉरी x क्यूब। इसका कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 343, ओके, आ जाएगा 343। तो x क्यूब का वैल्यू आ गया 343, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसका क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट लेना है। तो ये 7 क्यूब होता है 343, तो इधर हो जाता है 7 क्यूब एक्चुअली। तो x का वैल्यू ऐसे करके 7 निकल जाता है, या फिर आप कह लो कि x का वैल्यू निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो आ गया 7 हमारे पास, ठीक। अब ये आ गया 7 कैसे आ गया पता है ना, इसका 7 क्यूब है, तो x क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब आ गया। इसमें से हमें मिल गया x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 हमें मिल गया, x इक्वल टू 7, ठीक। अब हम निकाल सकते हैं ये जो 3 नंबर हमने लिया हुआ है 2x 3x 4x, इनका वैल्यू ले सकते हैं। क्या है, 2x का वैल्यू 2 into x कितना है, 7 है, प्लस, क्योंकि अभी क्या करना है, लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में ये बोला गया है तीनों नंबर निकालो। ये जो 3 नंबर हमने लिया है ना, इन तीनों नंबर का वैल्यू निकालना है और फिर सम करना है, मतलब सम निकालना है ना हमें। सम निकालने के लिए तीनों नंबर निकालने पड़ेंगे। ये जो नंबर है ये 2 into 7, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया ये, ठीक है, दूसरा नंबर हो गया ये, और तीसरा हो गया ये 4 into 7। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों का सम निकालो, मतलब सम प्लस करना है। तो कितना हो गया 14 प्लस 21 प्लस 28, ये आ गया हमारा 9 4 13 3 1 2 2 4 5 6 63। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जिसमें बोला गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन में जो आता है एक के बाद एक, एकदम पास पास सटा हुआ, मतलब 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, ये सारा कंसेक्यूटिव हो गया, ठीक है। कोई गैपिंग नहीं है, एक के बाद एक, नेक्स्ट नंबर, तो ये हो गया कंसेक्यूटिव। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें लेने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, लेना है। उसके बाद करना क्या है,
3 5 2 से रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, मतलब फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को 5 से और थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, करके ऐड करना है और उस ऐड का सम का वैल्यू है 99। मतलब क्या है, पहले तो इसको करते हैं, मैं ले लेता हूं एक इंटीजर x, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2, ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर। कैसे, देखो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है ना। तो कोई भी इंटीजर हो उसका नेक्स्ट इंटीजर में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस 1 करना पड़ता है, कंसेक्यूटिव ना, पास वाला जो है। तो 2 से 3 जाना है तो प्लस 1 करेंगे, 3 से 4 जाना है तो प्लस 1 करेंगे। तो ऐसे ही मुझे पता नहीं है कौन से इंटीजर के बारे में बात किया जा रहा है, मैंने लिया एक इंटीजर x है, तो इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, ठीक पास वाला कौन सा होगा, प्लस 1 करेंगे। जैसे इसका कोई भी नंबर हो, उसका पास वाला नंबर क्या होता है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस 1 करके बढ़ते हैं, तो इसको भी ऐसे ही एक नंबर ले लिया प्लस, तो इसका कंसेक्यूटिव, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 1 प्लस 1 हो गया। इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसके साथ एक और 1 ऐड होगा, तो इसके साथ एक और 1 ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है x प्लस 2। तो ऐसे करके ये तीन नंबर हमने ले लिया कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब इंटीजर्स कह लो, यहाँ इंटीजर्स दिया हुआ है, ठीक है, तीन इंटीजर्स हमने ले लिया। अब क्या बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, छोटे से बड़ा उसी ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है। अब बोला है कि इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले को हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और तीसरे वाले को हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये बोला हुआ है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देखो इसको 3 से, इसको 5 से और इसको 2 से, लिखा हुआ है ना 3 5 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वाले को 3 को फर्स्ट वाले के साथ, 5 को सेकंड वाले के साथ और 2 को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद दे एड अप टू 99। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये देता है हमें, कितना देता है, 99 देता है, यही बोला गया क्वेश्चन में। इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 99, ठीक है। इसका हो जाएगा 8 to 10x प्लस 9 इक्वल टू 99 implies 10x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू आ गया हमारा 9, x का वैल्यू निकल गया 9। अब इंटीजर्स क्या है, एक 9 होगा, एक 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया, एक 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 हो गया, ये तीन नंबर आ गया। तो व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर, फर्स्ट और थर्ड इंटीजर, फर्स्ट ये और थर्ड ये, इन दोनों का सम हमें निकालना है। तो 9 प्लस 11 हो गया 20, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया, एक सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर जो होता है इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है, राइट सर्कुलर, ठीक है। अगर ऐसा करके टेढ़ा मिलता है तो ये राइट सर्कुलर नहीं है, ये एक टाइप का टेढ़ा जो है ये नहीं है, राइट सर्कुलर मतलब बिल्कुल सीधा। तो एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया को CSA, कर्व सरफेस एरिया, इसका कितना दिया हुआ है, 4400, ठीक है, यहां लिख लेते हैं 4400। दूसरा क्या दिया हुआ है, सरकमफरेंस ऑफ द बेस, बेस का सरकमफरेंस। एक सिलेंडर का बेस क्या होता है, बेस एक सर्कल होता है, सिलेंडर के नीचे से गोल, वो रसोई गैस वो नहीं है सिलेंडर, मतलब उसके नीचे तो ऐसे कर्व रहता है, मतलब यहाँ जो जियोमेट्री में जो सिलेंडर है उसका आप ये मान लो ऐसे ही सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसा ही है, नीचे क्या होगा, पूरा एक सर्कल है, ठीक है, और नीचे फ्लैट होता है। तो जियोमेट्री में ऐसे सिलेंडर यूज किया जाए, मतलब सिलेंडर मतलब यही होता है। तो एक सिलेंडर है जिसका नीचे, इसके नीचे क्या है, एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल बना हुआ है। तो बेस का जो एरिया सरकमफरेंस है वो 120 सेंटीमीटर, मतलब इसके बेस के नीचे सर्कल, तो सर्कल का सरकमफरेंस दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर, तो उसकी बेस का सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस कितना है, सरकमफरेंस ऑफ बेस, यहां लिख लेता हूं मैं, सरकमफरेंस ऑफ बेस, सरकमफरेंस ऑफ बेस कितना है, सरकमफरेंस ऑफ बेस ये हो गया 110। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है,
पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हमें आर स्क्वायर चाहिए, मतलब ये बेस, ये जो रेडियस है ये चाहिए, रेडियस ये चाहिए, क्योंकि ये सर्कल है ना, ऊपर का नीचे का कोई भी पार्ट ले लो ये सर्कल ही होता है, तो उसका रेडियस होगा, सर्कल है तो रेडियस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आर मतलब उस सर्कल का रेडियस, तो आर चाहिए हमें, ए चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट इतना, ये कितना हाइट है वो चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। तो ये दोनों कहां से आएंगे, इन दोनों टर्म जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिए हुए हैं उसमें से आएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच क्या हो गया 4400, ये हो गया। और सरकमफेरेंस ऑफ द बेस कितना है, सरकमफेरेंस मतलब सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू 110। इसमें से अगर हम देखें आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, इसमें से आर का वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे तो एच का वैल्यू निकल जाएगा, तो आर एच का वैल्यू निकल जाएगा, फिर यहां पुट कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आर ले आते 110 और बाई 2 पाई, पाई का वैल्यू यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में 22/7 लेना है, 3.14 नहीं लेना है, 3.14 लेंगे तो ये जो एमसीक्यू ऑप्शंस है वो मैच नहीं होगा, इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है, जो भी क्वेश्चन में मेंशन रहता है वैसे ही आप यूज किया करो, ठीक है। तो 22/7 हम यहां लेंगे, इसको 110 2 into 22/7, नीचे वाला 7 क्या होगा ऊपर आ जाएगा, 110 into 7 divided by 2 into 22, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे 5 टाइम्स हो गया, तो 35/2 ये आ गया हमारा सरकमफेरेंस। 35/2 क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर है, तो पूरे सामने यूनिट सेंटीमीटर में मेंशन करा हुआ है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, लेकिन आंसर जो है वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में लेना है, तो कोई बात नहीं, हम सेंटीमीटर में पूरा कर लेते हैं सम, उसके बाद मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये r हमने निकाल दिया, ये r का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं 2 पाई, पाई का वैल्यू यहां लिख लेते हैं 22/7, r का वैल्यू है 35/2 और h ये हो गया 4400, ठीक है ना। और यहां से इसको कट करेंगे 5, इससे इसको कट करेंगे तो क्या हो गया 110 h इक्वल टू 4400, तो h हो गया 4400 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। इससे इसको कट किया, ये 440, तो हाइट आ गया 40, तो हमारे पास ये निकल गया। देखा, ध्यान दिया आपने, क्या किया हमने, जो दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया और सरकमफेरेंस दिया हुआ है उसमें से हमें इवेंचुअली हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। तो हमने देखा वॉल्यूम में क्या क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होता है। रेडियस हाइट कहां से आएगा, यहां से आएगा, ऐसे करके, ठीक। तो ये हमने अब कैलकुलेशन कर लेते हैं 22/7, r का मतलब क्या है, रेडियस r हो गया 35/2 into 35/2, ये हो गया स्क्वायर है ना, तो दो बार मैंने लिख दिया, और h कितना है 40 है, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया 5 और ये 20 और फिर से कट करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है। तो 22 ये हो गया 50 एंड 5 1100 into 35, ठीक है, 35 ये हो गया 1100 into 35। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 00 5 8 385, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर की वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम तो क्यूब में ही रहेगा, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, आंसर मीटर में है, मीटर क्यूब में निकालना है। तो मीटर क्यूब में करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, यहां देखो कैसे करेंगे, यहां कहां दिखाऊं मैं, यहां दिखा देता हूं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 1 बाय, मीटर क्यूब में लेना है ना, 1/100 मीटर, ठीक है। ये कहां से आया, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर ऐसे करते हैं ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बाय 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसे लिखते हैं ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यही मैंने लिखा है, यही मैंने यहां लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो हमें क्या करना है, हम 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं करता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब करता हूं तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो, इसका क्यूब किया मैंने तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब होगा तो 6 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है ना, और मीटर क्यूब हो जाएगा।
ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इतना मीटर क्यूब है। तो ऐसे ही इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 38500 इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर ऐसे होल क्यूब लिखूं, बात एक ही है। ठीक, तो उसको मैंने ऐसे लिखा। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, सेंटीमीटर को, मतलब ये बेसिक से साम है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये मतलब जूनियर क्लासेस में हमने करा हुआ है, फिर भी कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। मैंने इसके जगह लिखा दिस इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को, ये क्या है, ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दिस, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 18500 इनटू 1 बाय 1 2 0 3 4 5 6 zeros, ये आ गया मीटर क्यूब। अब कैंसिल करो, 1 2 कैंसिल हो गया। अब डिवाइड करो इसे, इसको 4 zeros है ना, तो 4 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, मतलब क्या है 0.0385, ये मीटर क्यूब हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 0.0385, ये हो गया करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में देख पा रहे हो एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें एंगल P का वैल्यू है 55 डिग्री। PQR एक ट्रायंगल है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं PQR, ये हो गया P और QR, ठीक है, QR PQR एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल P है 50 डिग्री और QR है 18 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, P 50 डिग्री और QR है 18 सेंटीमीटर। QR हमें ये देखना है कि ये जो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा मैच बैठता है इस फिगर के साथ, मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ट्रायंगल कैन बी ऑब्ट्यूज, यहाँ बोला हुआ है कि ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन का मतलब, ऑब्ट्यूज मतलब क्या है, मतलब ये हो गया एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, और स्केलिन का मतलब क्या है, स्केलिन का मतलब हो गया कि ये जो तीन साइड है, तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब कोई किसी के साथ इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग साइज के हैं। तो ये बोला हुआ है इस ट्रायंगल के बारे में। तो उसी बेसिस में हमें जो ऑप्शंस दिया गया है वो सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं, पहले तो ये ध्यान दो, स्केलिंग बोला गया है, तीनों साइड जो है अनइक्वल है, तो ऑब्वियसली एक साइड 18 दिया हुआ है। दूसरा देखो PR और PQ, PR और PQ, PR वाला जो है, देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ PR इक्वल टू 18, PR अगर ये 18 हो जाएगा तो दो साइड तो इक्वल हो गया ना, लेकिन यहाँ मेंशन करा हुआ है कि ये स्केलिन ट्रायंगल होने के लिए कौन सा कंडीशन मीट करना पड़ेगा। तो स्केलिन के लिए तीनों साइड अनइक्वल होना जरूरी है, तो इसका मतलब दो साइड 18 हो नहीं सकता। तो 18 वाला जो ऑप्शन है वो तो कट हो जाएंगे, इक्वल टू 18 वाला जो दो ऑप्शन है वो दोनों कट हो जाएंगे। अब बचा ये दोनों। अब कंडीशन ये है, स्केलिन भी है, ऑब्ट्यूज भी है। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा एक एंगल होता है। ठीक है, ओके, आते हैं इसमें। ये बोला हुआ है एंगल R अगर 65 होता है, एंगल R 65, अगर ये 65 हो जाता है तो 65 और तीसरा एंगल कितना होगा, देखो 65 प्लस 50 115 हो जाएगा, 115 और कितना होना चाहिए, ये 65 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 65, ये मिला के 180 होता है ना, हमें 180 चाहिए, तो 65 होगा तब ना 180 होगा। अगर ये 65 हो जाता है तो फिर हम एंगल देख रहे, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल बना नहीं है। ऑब्ट्यूज का मतलब ही ये है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो हम देख रहे तीनों में से कोई भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से ये भी देख सकते हैं कि 65, तीसरा भी 65 हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया, तो इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल हो गया, मतलब दो साइड इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ये तो स्केलिन ट्रायंगल है, या कंडीशन हमें निकालना है स्केलिन ट्रायंगल के लिए क्या है, मतलब तीनों साइड इक्वल हो नहीं सकता है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन करेक्ट नहीं है। अब इसमें आता है, बच्चा ये ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, लेकिन ये समझ लेते हैं कैसे करेक्ट है। एंगल R इक्वल टू 15, एंगल R इसको दिया हुआ है 15, तो ये अगर 15 हो गया तो 15 प्लस 50 कितना हो गया, 65, बचा कितना, 115। ठीक है, 115 ये हो गया 180, तो मतलब ये हो गया 115। ठीक है, एंगल और डायग्राम के ऊपर मत जाओ कि ये तो 115 है, तो 115 तो ऐसे बहुत बड़ा एंगल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने ऐसे ड्रॉ किया है, जस्ट समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया एक ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं 150 डिग्री
से प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो 150 नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं, ये तो बहुत छोटा लगता है, ये तो ऐसा होना चाहिए। एंगल एक्चुअली ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इसका ट्रायंगल ऐसे होना चाहिए, ऐसे, तब जाके ये 115 या ऐसे कुछ होगा, इससे ज्यादा मतलब ऐसे आसपास होगा, तो ऐसे ट्रायंगल बनना चाहिए। लेकिन हमने समझाने के पर्पस के लिए ये ट्रायंगल लिया, बस आप समझ लो कि ये एंगल कितना होता है, एंगल के कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो गए, 115 है तो एंगल तो ऐसे बनता नहीं है, ट्रायंगल ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली कैलकुलेशन मैटर करता है यहाँ, ट्रायंगल कोई सा भी ड्रॉ कर लो, कैलकुलेशन मैटर करता है, ठीक है, तो सही ट्रायंगल ऐसा ही होगा। तो यहाँ क्या है, r इक्वल टू 15 हमने देख लिया, तो तीसरा वाला ये निकल गया, मतलब करेक्ट है, ऑब्ट्यूस हो गया। और क्या है, PR ग्रेटर देन 18, अब PR जो है एक एंगल का साइड PR ग्रेटर देन 18 से बड़ा है, इक्वल तो बोला नहीं है, बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूस वाला कंडीशन तो मीट हो ही रहा है, और ये कंडीशन भी दिखा रहा है इसके साथ इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में x by y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं, x by y का वैल्यू है, x by y का वैल्यू हो गया -1/3 पावर -3 डिवाइड 2/3 इसके पावर में -4, ठीक है, हमें x by y प्लस y by x इनवर्स निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, देखो -3 है, अगर फ्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन और माइनस में कुछ भी है, माइनस मान लो 2 है, कुछ भी पावर है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं ना, तो ये जो साइन है ये माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस है, इसको उल्टा कर दो, ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसे इसको अगर हम उल्टा कर देते, -1/3 है ना, 3/-1 है, 3/-1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं इसमें, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 2/3 को फिर हम ये कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, 3/2 करके +4 कर सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ एक और फॉर्मूला, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और भी कॉन्सेप्ट है यहाँ जो हम यूज करेंगे कि डिवीजन अगर साइन होता है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन अगर साइन देते हैं, तो जो भी है वो ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजिंग है तो ऐसे ही लिखते हैं, जैसा है इसको रहने दो, और जैसे हमने ये किया ना, उल्टा कर दिया साइन, इसका पॉजिटिव कर दिया, इसको भी उल्टा कर देते हैं, 3/2 और पावर में हो गया 4, ठीक। अब इसका जो है, इसका करते हैं, ये क्या हो गया, -3 का होल क्यूब हो गया, और ये हो गया 3⁴ और 2⁴, ठीक। अब माइनस ये हो गया 27, -3 का क्यूब 27 होता है। अब डिवीजन के बाद कोई अगर फ्रैक्शन होता है तो इसको इनटू कर देंगे, डिवीजन की जगह जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, ठीक, तो 2⁴ और 3⁴ हो जाएगा, तो 3⁴ मतलब कितना है, 3⁴ मतलब हो गया 3 ये पावर में है, ये भी पावर में है, 4 मतलब 81, और ये हो गया 2⁴ मतलब 16 हो गया, ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये आ गया -16/3, तो ये आ गया x by y का वैल्यू, हमें निकालना है x by y प्लस y by x, तो इसका करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन हमें समझ में आ गया। अब आते x by y प्लस y by x इनवर्स, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए ये जो है x by y का वैल्यू हमने ये निकाला हुआ है, तो ये लिख लेते हैं -3/16/3 प्लस y by x, देखो x by y अगर ये निकलता है तो हमारा ये निकला हुआ था ना x by y, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन का साइन जैसा है माइनस वैसे ही रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो y by x हमें लिखना है ना, y by x कितना हो गया, माइनस यहाँ लिख सकते हैं 3/16 टू द पावर माइनस इनवर्स, ये प्लस की जगह प्लस लिख दिया, और ये -3/16 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 3 और 16 का एलसीएम 48, ये 316 का 48 और 16 का हो गया 256 प्लस 3 और 3 का 9,
यहाँ हम करेंगे -9। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ इससे इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 3 9 -9 टू दी पावर, ये पावर में इनवर्स है। अब इसका करेंगे 2 टू दी पावर 265, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों के सामने माइनस है तो दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस साइन ही रहेगा, ये हो गया हमारा इनवर्स। अब इसका क्या है, इनवर्स है। हमने क्या बोला था कि पावर में अगर साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव जो भी है, अंदर वाला फ्रैक्शन अगर उल्टा कर देते तो पावर में जो भी चीज है उसका साइन चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो 265, तो इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, माइनस है ना, प्लस हो जाएगा 1। तो 1 वैल्यू किसी भी नंबर्स के पावर में 1 है तो नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, मतलब आंसर हो गया 48/-265। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ABCD का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है कि a + b + c - d जो भी आता है एक्सप्रेशन, उसमें से x² और x के जो भी कोएफिशिएंट है उनका सम निकालना है। मतलब क्या है कि a + b + c - d, इसको कैसे लिखेंगे, a + b + c - d, इसको लिखेंगे ऐसे कि a का वैल्यू है -2x² + 12x, उसके बाद ये प्लस देंगे, ये प्लस, ये ए वाला पार्ट हमने लिखा है, अब बी वाला पार्ट लिखेंगे। ए वाला लिख दिया, बी वाला पार्ट क्या है, 11 - 8x + 3x²। फिर हम सी वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है ना, सी प्लस सी है ना, तो प्लस सी वाला पार्ट लिख लेते, 17 - 4x²। और उसके बाद क्या है, माइनस डी है, तो माइनस यहाँ लिखेंगे। और डी वाला पार्ट, डी वाला एक्सप्रेशन में जो 3 टर्म है, x² - x - 3, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के साथ लिखेंगे x² - x - 3, क्योंकि ये d के सामने जो भी माइनस है वो d में जो भी जितने भी टर्म्स है सबके साथ वो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। गलती से क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते और माइनस लिख लेते और पूरा एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, तो इसी वजह से सम गलत हो जाता है। तो ये ब्रैकेट रहेगा क्योंकि ये माइनस साइन पूरा d के साथ है, तो पूरा d में जो एक्सप्रेशन उसके साथ सबके साथ अप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो है x² वाला सारा एक साथ ले आते हैं, ये x² है, ये भी 3x² है और ये 4x² है, और यहां से निकलेगा -x², ठीक है, -x² निकलेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई किया -x²। अब x वाले कोएफिशिएंट लाते हैं, 12x - 8x, यहां से यहां x वाला नहीं, यहां x वाला क्या है, माइनस माइनस प्लस x। अब तीसरा क्या है, कांस्टेंट टर्म जो बिना x का है, 11 + 17 और ये माइनस माइनस +3, ये 3 पार्ट हो गए, x² वाला, x वाला और ये कांस्टेंट विदाउट x वाला, ठीक है, यहाँ प्लस होगा। तो अब क्या है, हमें x² का कोएफिशिएंट निकालना है। अब देख लेते हैं कितने x² है। देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस वाले सारे -4 -2 -4 -6 एंड -7 -7x² + 3x², ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4x + x है, और ये हो गया 14 31, ठीक है, 31। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाता है -4x² + 5x और +31। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि a + b + c - d करने के बाद हमें x² और x के जो कोएफिशिएंट है उनको ऐड करना है। तो x² के कोएफिशिएंट इससे सिंपलीफिकेशन के बाद x² का कोएफिशिएंट -4 आया हुआ है और x का कोएफिशिएंट +5 आया हुआ है। अब इन दोनों को अगर इन दोनों का सम करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 1 -4 + 5 मतलब 1। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, अब जो क्वेश्चन है इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, जिसमें बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम है और CBD = 12x। ओके, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें BD एक डायगोनल है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। और CBD हो गया 12x, CBD मतलब ये हो गया 12x और ABD हो गया 7y, ये हो गया 7y, ठीक है।
और क्या दिया हुआ है, ADB इक्वल टू 60, ADB इक्वल टू 60, ये हो गया 60, और दिया हुआ है CDB इक्वल टू 28, CDB इक्वल टू 28, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है 2x प्लस 3y का वैल्यू। तो सबसे पहले तो 2x प्लस 3y का वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है पैरेललोग्राम के दो लाइन पैरेलल्स होते हैं, और जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया ये एज ए ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऐसे z फॉर्म में होता है ऐसे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये दो लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम में ऐसे ही दो एंगल इक्वल होते हैं, ये और ये, मतलब 12x इक्वल टू हमें मिल गया 60, और हमें मिल गया सेम वैसे ही ये और ये इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो 7y इक्वल टू 28। तो यहां से हमें x का वैल्यू निकल गया, पता चल गया 5 हो गया, और ये हो गया y इक्वल टू 4। हमें निकालना है 2x प्लस 3y का वैल्यू, 2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 2 into 5 प्लस 3 into y, तो ये हो गया 10 प्लस 12 इक्वल टू 22 डिग्री। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ये। अब इस क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये निकालना है कि x के साथ क्या ऐड करने पे 1.1 वैल्यू आता है, ठीक है। तो जो हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके साथ बोला है इसके साथ क्या ऐड करने पे हमारा रिजल्ट आ जाता है 1.1। तो अगर ध्यान से देखो इसका वैल्यू निकालना, ये दिया हुआ है हमें x का वैल्यू, बोला है इसके साथ क्या ऐड, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या ऐड करने पे ये रिजल्ट आता है 1.1। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूल यही है, जिसको निकालना है लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सारा राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये पूरा जो है ये राइट साइड में चला जाएगा। ये अगर राइट साइड में चला जाएगा, अगर ब्रैकेट के साथ हम ले जाते हैं तो इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो एक माइनस आ जाएगा ना, इसको पूरा ले गए तो मतलब दिस माइनस ए पूरा आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो भी क्वेश्चन मार्क जिसका वैल्यू हमें निकालना है कि क्या ऐड करने पे होगा, उसको सीधा सीधा 1.1 से माइनस कर दो, ठीक। तो 1.1 से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101 प्लस 0.1011, इसका कैलकुलेशन करने पे हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन अब माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10.11 माइनस माइनस प्लस 12.101 हाँ, अब माइनस प्लस माइनस 0.1011। अब देखो प्लस वाले कौन से हैं, ये दो प्लस वाले हैं और ये माइनस वाले हैं, ठीक है। तो प्लस वाला सारा ऐड कर दो, माइनस वाला सारा ऐड कर दो, प्लस वाले सारे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा। अगर ऐसे ऐड करने में दिक्कत आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे पुट कर सकते हो 12.101 और इसको 1.1, इनको ऐड करना है ना 102.31, देखो 13.201, इन दोनों को मैंने ऐड किया, जो प्लस साइन है जिसके इसके साथ में प्लस और इसके साथ में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया। अब वैसे ही माइनस वाला अगर हिसाब करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ऐसे लिखो, अरेंज करो, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 10.11 10.11 ये आ गया 0.1011, इसको ऐड करूंगा तो 1 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 0.11, तो ये आ जाता है। और क्योंकि सबके साथ इन माइनस वाले को मैंने ऐड किया है तो माइनस साइन इनके साथ तो था ही ऑलरेडी, तो माइनस रहेगा 1.2221, ठीक है। अब इसका मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए वैसे ही अब इसमें भी दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसा पुट कर दो तो बहुत इजी हो जाएगा, 11.2221। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ 4 डिजिट 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट, ये तो बचपन छोटे क्लासेस में क्या होगा आप लोगों ने, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ 10 से 2 मतलब 8, 9 से 2 मतलब 7 और यहाँ है 1 11 9 पॉइंट, यहाँ रह गया 2 से 1 1.9789, तो ये हो गया करेक्ट आंसर।
अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें एक डिजिट वाला नंबर दिया हुआ है, जो बोला गया है ये नंबर जो है 72 से डिविजिबल है। नंबर क्या है? नंबर है 9471 x9y2। ये डिविजिबल बाय 72। अगर ऐसा है तो नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट है, which of the following statement is not true। नीचे तीन मतलब करेक्ट है, इसमें से एक जो है ऑप्शन वो करेक्ट नहीं है, वो हमें बताना है। तो x y का वैल्यू क्या होने पे, यहाँ क्या होने पे 72 से डिवाइड हो सकता है? चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन जो है यहाँ फिल करेगा। तीन ऑप्शन में जो जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे तो जो भी नंबर आएगा ये 72 से डिविजिबल होगा। अब जो है हमें इसका वैल्यू निकालना है, मतलब तीनों जो है तीन करेक्ट कौन कौन से है, तो ऑटोमेटिकली नॉट करेक्ट वाला निकल जाएगा। तो 72 से डिविजिबल है। मैं सीधा सा एक सिंपल ये लेता हूँ। मैं अगर बोलता हूँ कि मान लो 36 जो है 12 से डिविजिबल है। ऑब्वियसली हमें पता है 36 12 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं 12 की जगह हम 3 और 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 12 के फैक्टर मैंने लिखा, 12 को तोड़ के 12 का फैक्टर लिखा 3 और 4। अब देखो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड होता है तो उस दूसरे नंबर का अगर फैक्टर निकालेंगे, तोड़ेंगे, तो उसके जो फैक्टर्स है उससे भी वो मेन नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ ऐसा ही है, 72 है ना, इसको तोड़ देते, इसको लिख लेते 8 into 9 72, मतलब 8 और 9 से अगर डिविजिबल होगा तो 72 से ऑटोमेटिकली, यहाँ जैसे मैंने दिखाया 3 और 4 से अगर डिविजिबल होगा तो 3 और 4 दोनों से अगर डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली 12 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर 72 से डिविजिबल, ऑलरेडी बोला हुआ है 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 और 9 से भी डिविजिबल है। 72 का फैक्टर्स है 8 और 9, तो 8 और 9 से भी डिविजिबल है, मतलब डिवाइड होता है। तो हम अब चेक करेंगे 8 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल। क्या रूल है? अगर आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, तो वो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर, बड़े बड़े नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। मतलब अगर चेक करने के लिए बोला जाए कि इस नंबर से डिविजिबल है, उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। एनीवेज, तो यहाँ आते 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 9 से डिवाइड होगा तो 72 से डिवाइड। ठीक है, अब बोला हुआ है कि डिवाइड होता है। 8 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले हमें पता है 8 से लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर जो है 9y2, ये 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 8 से डिविजिबल, ये 9y2 8 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? तो आप यहाँ पॉसिबिलिटी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट, क्योंकि ये एक एक डिजिट वाला प्लेस है ना, तो आप 0 से 9 कोई भी डिजिट पुट कर सकते हो। तो यहाँ 0 से 9 चेंज कर करके आप देख सकते हो किस नंबर पे ये पूरा नंबर जो है ये 8 से डिविजिबल है। तो y का वैल्यू सारा चेक करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन में है वही वैल्यू आप लो। ठीक है, एमसीक्यू ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही वैल्यू आप लो। ये है हमारे पास y इक्वल टू 5 है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में 952 पुट करता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 8 12 8 11 8 11 88 88 7 72 8 9 72, ये हो गया डिवाइड। मैं अगर 5 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 से y का वैल्यू मैंने लिया, आप 0 से 9 तक सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। आपके जो ऑप्शन है आपको यही चेक करना है ना करेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब 3 वैल्यू करेक्ट होंगे। तो आप चेक करके देखो y का वैल्यू यहाँ जो जो मेंशन करा हुआ है वो चेक करके, y 5 चेक कर लिया करेक्ट है। y 1 देख लेते, y 1 9 1 2 8 से डिवाइड करते, 8 11 88 3 32 4, ये भी डिविजिबल है, मतलब y 1 ये भी करेक्ट है। ठीक, तो y 5 y 1 हमने देखा करेक्ट है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं 9, यहाँ y की जगह 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 8 से डिवाइड करते, 8 11 88 8 12 96 96 3 32 4 is 32। तो हमने देखा y का वैल्यू जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है सारा करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब ये सारा y का वैल्यू करेक्ट है। अब हमें निकालना है ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू करेक्ट है सारे। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं, अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए रूल ये है कि सारा डिजिट y का हमने चेक कर लिया, चेक करने पे हमें मिला
कि ये 5 और 9 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसमें डिविजिबिलिटी चेक 9 का। इससे रूल क्या है? रूल ये है जितने भी डिजिट है सबको ऐड कर दो, टोटल जितना आता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐड कर लेते हैं, 9 4 13 and 7 20 21 and 9 30 32 32 प्लस x प्लस y, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब y का वैल्यू जितना है वो हम पुट करके देख सकते हैं। y का वैल्यू मैं अगर यहाँ x है, यहाँ y का वैल्यू फर्स्ट वाला पुट करता हूँ 5 और 9 कितना होता है 37 प्लस x बाई 9। अब ये 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? x का वैल्यू 8 होना चाहिए। देखो x का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, आप x y का वैल्यू मैंने पहले ही बोला था एक डिजिट का है तो 0 से 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, आपको वो निकालना है कौन सा डिजिट है, ठीक। तो ये हमने ऐड करके देख लिया, y का फर्स्ट कॉम्बिनेशन से y का वैल्यू हमने पुट किया 37 प्लस x। अब 37 का नेक्स्ट क्या नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? 37 4 9 जा 36, 36 के नेक्स्ट 4 9 जा तो 5 9 जा 45, 45 होने के लिए x 8 होना पड़ेगा। इसका मतलब y अगर 5 है तो 8 x 8 होना पड़ेगा। 8 5 है क्या कोई कॉम्बिनेशन? ये हो गया एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ 32 प्लस y का वैल्यू क्या है सेकंड वाले ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट आ गया था ना। अब y का वैल्यू 5 लेते हैं तो y का वैल्यू 5, अब फिर से 5 लेंगे तो 37, अब ले लेते हैं दूसरा 1 लेके देखते हैं x का वैल्यू 1 9, ये हो गया 33 प्लस x बाई 9। अब यहाँ 9 से डिवाइड होने के लिए क्या 4 9 जा 36 होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4 9 जा 36, 4 आ गया, ठीक है। सॉरी x का वैल्यू 3, 36 3 प्लस 33 इक्वल टू 36, 4 9 जा 36। इसका मतलब x का वैल्यू अगर सॉरी y का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 3, ये भी करेक्ट हो गया ऑप्शन, ठीक। अब y का वैल्यू हम 9 लेते हैं तीसरे में, जो है इसमें देख लेते हैं कितना था हमारे पास 32 प्लस x प्लस y बाई 9। अब ये दोनों ऑप्शन हमने देख लिया। तीसरा देखते हैं 30, ये y की जगह हम 9 लिख लेते हैं बाई 9, ये कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। 41 हो गया प्लस x डिवाइडेड बाई 9। अब ये 9 से डिवाइड होने के लिए कितना होना चाहिए? 41 का नेक्स्ट 45 भी होगा, 45 9 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये 45 होने के लिए 4 होना चाहिए, मतलब y9x4 ये भी करेक्ट है, ठीक। ये 3 हो गया करेक्ट हमारा ऑप्शन। ये हमने, आप ये सोच रहे होंगे कि x का वैल्यू डायरेक्टली 4 कैसे लिख लिया? भाई यहाँ 0 से 9 तक आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, चेक करने के लिए 0 1 2 3 4, देखो 4 के अलावा 0 से 9 के बीच कोई भी डिजिट पुट करके देख लो, जो टोटल आएगा ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 हमने पुट किया तो हमने देखा y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 4, ये करेक्ट है, ठीक है। ये भी करेक्ट हो गया, तो मतलब क्या निकलता है? इनकरेक्ट हो गया ये, क्योंकि जब हमने y का वैल्यू 5 पुट किया था तब हमने कैलकुलेशन करके देखा था x इक्वल टू 8 होता है, तो y का 5 होने पे 9 वाला कोई ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है। y का 5 होने पे मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे नहीं हो रहा है। मैं y का 5 ना x का मैं ले लेता हूं 9 और y का 5, इसका टोटल करता हूं, देखो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 14 एंड दिस कितना होता है 14 46 बाई 9, ये डिविजिबल है नहीं, डिविजिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब 9 वैल्यू नहीं हो सकता है x का, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है। इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में लिख लेता हूं x प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड। हमें बोला गया है कि इसका एक फैक्टर नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा है। फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। फैक्टर्स को कैसे लिखते हैं हम? मल्टीपल साइन देके, जैसे 12 का फैक्टर लिखो, हम कैसे करते हैं 2 into 3 into 2 ऐसा करके लिखते हैं ना। 12 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं उसको पार्ट, मतलब पार्ट करके, तो इसको भी ऐसे पार्ट करके ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। 2 हो 3 हो जो भी हो, 2 हो, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है हमें।
मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको हमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके इसको अलग करते हैं। हम पहले तो ये सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस पी वाई माइनस पी और जेड हो गया जेड। अब हम देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई चीज जो है इसमें से कॉमन आ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो दो अगर ले ले तो सब में सेम चीज आ रहा है कॉमन, अगर सब में सेम चीज आ रहा है तो उसी कॉमन चीज को तीनों में से कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में और इन दोनों में और इन दोनों में। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, p स्क्वायर x कॉमन है, तो हमारे पास आ गया p प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस पी वाई हम ले सकते तो p प्लस 1 आ जाता है। इन दोनों में क्या है, माइनस z ले सकते तो p प्लस 1 आ जाता है। अब देखो तीनों जगह p प्लस 1 कॉमन है, तो p प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं और क्या बचा, इसमें से ये बचा, ये लिख लेते हैं p स्क्वायर x, इसमें से माइनस पी वाई बचा और इसमें से माइनस जेड बचा। तो हो गया ना, प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक। तो हमें ये देखना है फैक्टराइज तीन टर्म वाले है ना ऑप्शन में, तो ये देखना है ये कौन सा मैच कर रहा है यहाँ, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इसमें दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया हुआ है और बोला है कि इनका जो है मीडियन है x, ठीक है। तो पहले तो जो डेटा है उसको हम मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, अगर कुछ ऐसे ही सिंपल डेटा दिया हुआ होता है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है, सीरियल ऑर्डर में लिखना होता है। तो पहले तो हम सीरियल ऑर्डर में इनको लिख लेते, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर 3, उसके बाद आएगा 7, फिर 8, 3 7 8, उसके बाद आएगा 15, फिर 17, उसके बाद आएगा 17 के बाद आएगा 21, फिर 23 आएगा, 24 आएगा, 29 आएगा और 30 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अगर ऑड नंबर्स होता, ऑड नंबर्स डेटा होते यहाँ, मतलब 9 होता अगर, तो हम सीधा 9 अगर है तो मिड वाला जो होता वो वही होता इनका मीडियन, मतलब मिड पॉइंट हम निकालते। अगर 9 होता तो मिड 1 से 9 के बीच मिड पॉइंट क्या है, 5 है, ठीक है। लेकिन अगर 10 नंबर्स जैसे इनका मीडियन निकालना है तो इनके बीच वाला नंबर कौन सा है, बीच में तो ये दोनों आते हैं, देखो लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 4 और ये दोनों बीच में आते हैं। अगर ऑड नंबर्स में होता, 9 ऐसे नंबर्स होते तो बीच वाला 5th नंबर हम कहते मीडियन है। लेकिन क्योंकि ये इवन नंबर्स ऑफ डेटा है, मतलब 10 डेटा है, 10 इवन है, 10 है, तो क्या है बीच वाले दो जो है उसमें से मीडियन निकलेगा। कैसे, इन दोनों का अगर एवरेज ले लेते हैं, 17 प्लस 21/2 कितना होगा, 38/2 मतलब 19। इसको बोला गया है क्वेश्चन में कि x, इनका जो है मीडियन है x, ये बोला गया है क्वेश्चन में। उसके बाद दिया हुआ है कि अगर हम 3/33, 3 की जगह 33 लिख लेते, इसके जगह 33 अगर लिखते हैं और 8 की जगह 18 लिख लेते, 8 की जगह 18, तब जाके अगर जो भी मीडियन आएगा उसका वैल्यू y है, ठीक है। तो हम पहले इस चेंज करके लिख लेते, 3 की जगह 33, अगर 33 होगा तो एकदम लास्ट में चला जाएगा 33, ठीक। 3 की जगह 33 होगा तो लास्ट में चला जाएगा, तो फर्स्ट क्या आया 7 आया, क्योंकि 3 तो रहा नहीं, 3 की जगह 33 हो गया तो 33 हम मतलब एक बार में सीरियल ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, तो 33 आ गया, इधर चला गया, 7 हो गया, 8 की जगह क्या आ गया, 8 की जगह आ गया 18, तो 18 तो इधर ही कहीं होगा 18, ठीक है, 8 की जगह 18 हो गया, ये लिख के रख लेते, बाद में यहां लिख लेंगे। 7 के बाद फिर क्या आएगा, नंबर्स में देखा जाए तो 15 आ गया, 15 के बाद 17, फिर आएगा ये 18, ठीक है ना। 8 की जगह 18 हो गया तो इसलिए 18 यहाँ आ रहा है सीरियल ऑर्डर में। फिर आ गया 18 के बाद 21 आ गया, 23, 24, 29, 30 एंड 33, ये हो गया 10 नंबर, 5 और 5, ये 10 नंबर हो गया। अब ये नए नंबर है, मतलब चेंज हो गया 2 नंबर। अब इनका जो मीडियन है, मीडियन क्या होगा, अगेन 4 एंड 5th एंड 6th नंबर का जो ऑब्जर्वेशंस है उनका टोटल करेंगे, 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 44 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 22, मतलब ये। और इसका जो नया जो डेटा है चेंज करने के बाद
इनका जो है मीडियन दिया हुआ है y, तो हमें x और y का वैल्यू निकल गया हमारा। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। तो 22 माइनस 19, 22 माइनस 19 इक्वल टू 3, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है इसमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है और उनके एंगल्स और साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। हम ड्रॉ कर लेते हैं दो ट्रायंगल ABC और DEF है, ठीक है। ABC का A जो B है 90 डिग्री, तो हम इसको ऐसे मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ABC ये हमने ड्रॉ कर लिया। B का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, BC का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, उधर A का वैल्यू है 40 डिग्री, ठीक है। अब हम दूसरा ड्रॉ करते हैं DEF, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं ऐसे ड्रॉ करते हैं DEF, देखो DEF और E का वैल्यू 90 डिग्री है और जो है D का वैल्यू जो है D का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा है D का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और F का वैल्यू है 40 डिग्री, तो ऐसे जब भी कोई इक्वेशन हमें मिलता है तो हम पहले ऐसे ड्रॉ करते हैं, बाय डिफॉल्ट ABCDEF ऐसे लिखते हैं ना, तो हमने लिख दिया। लेकिन अब अगर कंडीशन देखें तो यहाँ दिया हुआ है मतलब दो ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें ये बताना है DEF ट्रायंगल ABC तो यहाँ है लेकिन DEF है FED है, कौन सा ट्रायंगल है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशंस कोई ना कोई मीट करना चाहिए। कंडीशंस चार कंडीशंस होते हैं, ऐसे SSS SAS और AAS या फिर AS, इसको AS भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथा क्या है RHS है। ये चार कंडीशन में से कोई एक मीट करना चाहिए। हमारे पास यहाँ जो ऑप्शंस में दो कंडीशन दिए हुए हैं, AS है या RHS है। AS है मतलब दो एंगल एक साइड और RHS मतलब राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूस और एक कोई भी एक साइड। तो इसमें से देखा जाए राइट एंगल ठीक है 90 डिग्री, लेकिन एंगल ये वाला एंगल उधर वाला एंगल के इक्वल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ 40 ये इसका इक्वल नहीं है। फिर ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये साइड 8 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसा है क्या, दिमाग में ऐसा आ रहा है? नहीं। इसको हम नेमिंग इसका अगर चेंज कर देते हैं, D को इधर ले आते हैं, D को देखो सब ठीक हो जाएगा, D को इधर ले आते, F को इधर ले आते, तो फिर क्या होगा, F एंगल F हो गया 40 डिग्री दिया हुआ है और EF जो है इसका सॉरी D का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है। देखो क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, नेमिंग को थोड़ा चेंज किया, या फिर आप कह लो जो पहले हमने ट्रायंगल बनाया था उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप देखो ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है नीचे वाला जो बेस है ये और ये इक्वल है, ये 40 डिग्री है, ये भी 40, ये 90 है, ये 90 है, तो दो एंगल एक साइड हो गए ना, दो एंगल एक साइड, तो AS देखो दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड AS है ना। तो ट्रायंगल कौन-कौन से कॉन्ग्रुएंट हुए, ABC और FED। ABC इस ऑर्डर में लिया है तो इस ऑर्डर में लेंगे FED, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED ये बाय AS, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन है इसमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और इसके जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका हाइट जो है, हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये हम लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है इसका जितना एरिया है उतने एरिया का एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स के रेशियो है 3:2, हमें उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल का हमें एक्चुअली निकालना क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर। मतलब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगा, और रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन लेंथ ब्रेथ का रेशियो पता है 3:2 है। तो इसका मतलब लेंथ को हम लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं 2x और सॉरी 3x और ब्रेथ को लिख सकते हैं 2x, ठीक है। तो लेंथ 3x और ब्रेथ 2x। अब आते हैं इसमें, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फार्मूला क्या है, फार्मूला है हाफ इनटू जो दो पैरेलल साइड्स है इन दोनों के सम करेंगे, ऐड करेंगे और फिर हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये हो गया फार्मूला। इसको करेंगे तो आता है 36 इनटू 6, ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम का एरिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके एरिया का जितना ही एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो एरिया और उसका भी एरिया, तो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही दिया हुआ है। तो
एरिया ऑफ ट्रापेजियम हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है 216 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 3x और 2x, तो 3x इनटू 2x, तो ये फाइनली कितना हो गया 216 इक्वल टू 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर। तो इससे करेंगे तो हो जाएगा 36 इक्वल टू x स्क्वायर इंप्लाइज x इक्वल टू हो जाता है 6। तो x का वैल्यू 6 निकल जाता है हमारे पास। हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, ये निकालना है। तो इसके जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है, p इक्वल टू 2 इनटू लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ का वैल्यू निकालना है और ब्रेड्थ का वैल्यू भी। तो लेंथ का वैल्यू यहां निकाल लेते हैं, 3 इनटू 6 मतलब कितना है 18 और ये हो गया 2 इनटू 6 मतलब 12, तो हो गया हमारे पास 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 इनटू 2 मतलब 60। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच जो डिफरेंस है वो 20 है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, दो एंगल जिनको मिलके मतलब जिनका टोटल होता है 180 डिग्री, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब टोटल दो एंगल मिलके कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच डिफरेंस जो होना है वो 20 होना चाहिए। तो कितना हो सकता है, 100 डिग्री और 80 डिग्री हो सकता है, 100 डिग्री और 80 डिग्री हो सकता है ना। तो ये अगर फटाक से आपके दिमाग में ना आए दो एंगल क्या हो सकता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप कर सकते हो एक एंगल अगर x है तो दूसरा होगा 180 माइनस x, एक एंगल x है दूसरा 180 माइनस x। भाई अगर आपको बोला गया है कि आपके पास 180 रुपए है, ठीक है, और आपके पास 180 रुपए है, आपने x रुपए किसी और को दे दिया, बचा कितना है 180 माइनस x, यही है ना 180 माइनस x, x दे दिया, x रुपीस किसी को दे दिया तो 180 माइनस x बचा है आपके हाथ में। तो यहाँ भी ऐसे ही एक एंगल अगर x है तो दूसरा कितना होगा, हमें पता है टोटल 180 है, तो 180 से ये वाला माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो ये आ गया दूसरा। ये दो एंगल है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है 280 डिग्री, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं, x माइनस ये 180 माइनस x इक्वल टू 20। इसका करेंगे तो x माइनस 180 प्लस x इक्वल टू 20, ये 180 इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 100। x का वैल्यू मतलब एक एंगल का वैल्यू 100 मिल गया, ठीक है। अब 100 यहां पुट करेंगे तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। तो ऐसे करके 100 और 80 दो एंगल हमें मिलता है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है कि अगर स्मॉलर एंगल p है तो स्मॉलर एंगल p है मतलब p का वैल्यू 80 डिग्री है, तो हमें निकालना है 3p माइनस 50, 3p 3 into 80 माइनस 50 कितना हो गया 240 माइनस 50 इक्वल टू 190, 190 हो गया करेक्ट आंसर ये है। अभी इस क्वेश्चन में आपको शायद थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, ऐसे ही सम आपको 9th 10th क्लास में भी मिल जाता है और है भी ऐसे प्रोपोर्शन रिलेटेड जो सम्स होते हैं, तो ऐसा ही है। इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, x का वैल्यू है 3.5 और y का वैल्यू है 2.4, ठीक है। हमें निकालना है x वेरीज इनवर्सली एज y, तो x और y के बीच रिलेशन क्या है, x प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली मतलब इनवर्स, उल्टा हो जाता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा हो जाता है, तो एक दूसरे के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। तो इस लाइन से यही समझ में आता है x वेरीज इनवर्सली एज y, तो x जो है ये प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा। देखो ये अगर कम होता जाएगा, y का वैल्यू जितना कम होता जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन के नीचे जितना कम होता जाएगा उतना इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, मतलब अल्टीमेटली x बड़ा होता जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है, एक अगर बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एक अगर कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है। हमारे पास ये बोला हुआ है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये है। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लाते हैं और ये हो गया 1/y। ये बेसिक चीज है प्रोपोर्शनलिटी की, ये मैं बता रहा हूं इसमें। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या है, x कितना है 3.5, जब x 3.5 होता है y का वैल्यू होता है 2.4, y का वैल्यू होता है 2.4, इसमें से हम k का वैल्यू निकालते हैं, k इक्वल टू 3.5 into 2.4, ये हमें निकल गया, हमारे पास निकल गया कांस्टेंट का वैल्यू। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, दूसरे पार्ट में क्या है कि जब what is the value of y when x is 5.6, x का वैल्यू जब 5.6 हो y का वैल्यू क्या है, तो वैसे ही आते हैं
x इक्वल टू k इनटू 1/y, ऐसे ही रिलेशन यही लिखते हैं। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमें पता नहीं है, k का वैल्यू कितना है, ये है 3.5 इनटू 2.4, और y का वैल्यू कितना है, 1/y लिख सकते हो, 1/y, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू ये दिया हुआ है x इक्वल टू, सॉरी यहाँ दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू है 5.6, ठीक है। x का वैल्यू 5.6 है, k का वैल्यू हम लिख लेते हैं जो भी है यहाँ 3.5 इनटू 2.4, और y का वैल्यू हमारे पास नहीं है, y का वैल्यू हमें निकालना है, तो y को इस साइड में ले आते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ 2.4 5.6। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 8 से करेंगे या 0.8 से आप कर लो, ये 3 आएगा और ये 7 आएगा, ठीक है। डेसिमल डेसिमल आप ऐसा सोचो, डेसिमल डेसिमल दोनों साइड से ऊपर नीचे से ये ऐसे ही हट जाएगा, ये इसमें से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसमें से हटेगा तो ऊपर 10 10 10 कैंसिल हो गया और बाकी रह जाएगा 24 56। इसको आप 8 से काटो, 3 आएगा और 7 आएगा, ठीक है। इससे इसको काटो तो आएगा 0.5, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1.5, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। तो कांसेप्ट यही है, इसमें से कांस्टेंट का वैल्यू हमने निकाला और कांस्टेंट को ले जाके वहां अप्लाई किया, क्योंकि सेम ही साम है तो कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि इससे वो रिलेट करता है। बोला गया है ये अगर इतना होता है x का वैल्यू इतना होता है तो y का वैल्यू इतना होता है, तो उस हिसाब से उसी कांस्टेंट को लेके हम देखेंगे इस रेट पे वहां क्या चेंजेस आता है, मतलब x अगर इतना होता है तो y कितना होगा। तो इसीलिए k जो है, k का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, यहां जो है वहां भी सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में एक पाई चार्ट, एक टेबल दिया हुआ है और जिसमें से ये बोला गया है कि इफ ए पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स, अगर पाई चार्ट अगर बनाते इस डेटा को लेके तो फिर एप्पल जो हम एक्सप्रेस करेंगे, एप्पल को जो उस पाई चार्ट में क्या होता है, सर्कल यूज होता है ना, सर्कल यूज होता है और हम ऐसे करके जो है, सॉरी पाई चार्ट में सर्कल यूज होता है और हम जो है इसका सेक्टर जो है अलग-अलग ये करते हैं, मतलब वैल्यू के हिसाब से हम उसको डिग्री जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिग्री कौन सा है, 360 डिग्री जो एंगल है सर्कल के अंदर, पाई चार्ट में सर्कल यूज होता है और सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल होता है, उसी 360 डिग्री एंगल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है एप्पल जो है, एप्पल को अगर पाई चार्ट में मेंशन करेंगे तो एप्पल की जगह कितना डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना है वो देख लेते हैं। टोटल हो गया 42, मतलब टोटल जो भी है 42 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 30 प्लस 38, ये हो गया हमारे पास। इसका टोटल निकाल लेते हैं, 40 50 90 एंड 130 160 190 190 हो गया, 10 हो गया और 10 20 210, तो ये हो गया हमारे पास 210। टोटल जो भी डेटा दिया हुआ है नंबर्स, मैंगोज एप्पल्स ऑरेंजेस, टोटल कितना आ गया 210। अभी इन्हीं 210 को इस सर्कल के अंदर फिट करना है। पाई चार्ट में सर्कल यूज होता है, मतलब 360 डिग्री है, तो 210 को 360 के अंदर फिट करना है, मतलब 210 को 210 मतलब इक्वल टू 360 डिग्री, ये आप मान लो 210 को फिट करना है तो 210 मतलब 360 डिग्री, तो 1 का मतलब क्या है 360 बाय 210। और हमें क्या देखना है, एप्पल कितना डिग्री एंगल, एप्पल जो है 56 है ना, तो 56 का मतलब 56 डिग्री कितना होता है, मतलब 56 जो है डेटा जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने होते हैं, इक्वल एंगल कितना होता है, ये काट देते हैं हम, 7 से 3 और 7 से 8 3 12, तो ये हो गया 96, मतलब ये हो गया 96 डिग्री। एप्पल जो है 56 एप्पल से वो अगर यहाँ हम ड्रॉ करेंगे तो 96 डिग्री हम एंगल बनाएंगे, 96 डिग्री एंगल बनाएंगे इस एप्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ इतने पोर्शन में एप्पल आएगा जब हम ड्रॉ करेंगे पाई चार्ट, तो ये हो गया करेक्ट आंसर 96। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसमें एक दुकान बोला हुआ है, इसमें एक दुकानदार जो है 324 रुपए में एक सामान बेचता है 28% डिस्काउंट देने के बाद। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं दुकानदार शॉपकीपर जो होता है या मॉल्स वगैरह में भी डिस्काउंट लगा रहता है, एमआरपी जितना है वो तो है, उसके ऊपर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, जो सामान वो बेचते हैं तो ऑब्वियसली लॉस में बेचेंगे नहीं, प्रॉफिट में ही बेचेंगे। अगर प्रॉफिट में बेचते हैं तो इसका मतलब इनका खरीदा हुआ वो सामान और कम प्राइस में होगा, इसीलिए तो प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है ना। तो इससे हमें ये समझ में आया कॉस्ट प्राइस एक
डिफरेंट चीजें जिससे दुकानदार सामान खरीद के लेके आता है। ठीक है, मार्क प्राइस जो है वो एमआरपी वाला है और सेलिंग प्राइस जो है जितने में बेचा जाता है। सिंपल सीधा हिसाब है। मार्क प्राइस, कभी कभी मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है जब डिस्काउंट कोई होता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब डिस्काउंट के केस आता है मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद सेल होता है और सेल करने के बाद ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रॉफिट भी होगा, उस प्रॉफिट को माइनस करके सेलिंग प्राइस से तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, हम ले लेते हैं मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब बोला हुआ है कि 28%, फर्स्ट लाइन में बोला हुआ है 28% डिस्काउंट देने के बाद 324 रुपए में बेचा। 28% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या है 72% में बेचा। 28% छोड़ दिया ना, मार्क प्राइस का 28% छोड़ दिया, इसका मतलब मार्क प्राइस का 72%, मतलब 100 से 28 माइनस कर दो, 72% में वो बेचा है। तो मार्क प्राइस का 72% हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्क प्राइस का 72% इक्वल टू 324, इतने में बेचा ना, 72% में बेचा इक्वल टू 324। इसमें से हम मार्क प्राइस निकाल देते तो ये आ जाएगा, नीचे 100 है ना, यहाँ मैं और ब्रेक करके लिखूं तो आएगा 324 इम्प्लाइज x इक्वल टू आ जाएगा 324 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, 72। अगर इसको मैं 36 4 ये जाएगा 8 4 से जाएगा 4 8 जा 4, ठीक है, 9 से जाएगा 2 9 9, अब 2 से ये 50, तो 450 आ गया हमारे पास, मार्क प्राइस आ गया 450 मार्क प्राइस है। अब आते हैं इसमें कि इफ ही सेल्स द आर्टिकल्स बाय गिविंग 18% डिस्काउंट। अब सेकंड लाइन में आते हैं, इसमें बोला हुआ है कि सेकंड पार्ट में 18% डिस्काउंट में अगर बेचता है मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस ये है ना, इसका 18% डिस्काउंट क्या होता है, 450 का 18% डिस्काउंट, 18% डिस्काउंट कितने में बेचेगा, 18% कम है, मतलब बेच रहा है 82% में, तो ये 82% में बेच रहा है। 82% कितना है, ये हो गया ना सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस जो है ये हो गया 18% में बेच रहा है। हमने क्या किया, पहले फर्स्ट पार्ट से सेलिंग प्राइस सॉरी मार्क प्राइस हमने निकाल दिया, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है 18% डिस्काउंट, मार्क प्राइस के ऊपर 18% डिस्काउंट देके उसने बेचा है, तो हम देख लेते कितने में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस 18% डिस्काउंट मतलब 82% में बेच रहा है, 100 से 18 माइनस कर दो तो 18% छोड़ दिया, मतलब 82% तो रख रहा है, उतने में बेच रहा है तो 82%। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 450 into 82/100, ये हो गया 5259 और 241, ये हो गया 936, 369 पे इसने बेचा। ठीक है, सेकंड पार्ट के हिसाब से 369 में बेचा। अब इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 300 है, हम यहां लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 300 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 300, और सेकंड पार्ट में जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बेचा कितने में, 369 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका, प्रॉफिट हो गया 369 माइनस 300, तो कितना हो गया 69 रुपीस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 69 रुपीस प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमेशा प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट बाय क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 300 है, ये 300 लिख दिया इनटू 100%। ठीक है, इसको कट कर दिया, इसको करेंगे तो 23, तो प्रॉफिट आ गया 23%, ये हो गया करेक्ट आंसर। दो रेशनल नंबर के जो प्रोडक्ट है वो है -40/3 इफ वन नंबर इज -5/2। एक अगर -5/2 होता है तो दूसरे का रेसिप्रोकल जो है, दूसरा नंबर जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा, इनमें से जो ऑप्शन है, किस ऑप्शन, हर एक ऑप्शन में दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनमें से किसके बीच होगा ये हमें निकालना है। तो पहले तो वो फ्रैक्शन हम निकाल देते, कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा नंबर है। ठीक है, एक बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ द टू नंबर्स, दोनों में से एक है इतना और दूसरा हमें पता नहीं है, दूसरा मान लेते हो y, एक है इतना दूसरा इतना, दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है इतना। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 40/3 into 2/5,
ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 8 हो गया 16/3, ये हो गया हमारा जो दूसरा नंबर है वो हो गया 16/3। अब बोला गया इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कितना होता है 3/16, 3/16। अब हमें ये बताना है ये जो नंबर है 3/16 इनमें से किसके बीच के मतलब इनके बीच में है, ये जो ऑप्शन है। तो इसको निकालने के लिए आप तो ये कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है जो भी आया हुआ है फ्रैक्शन उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर देखो ये जो बाकी जो नंबर्स है उनमें से किसके बीच वाले नंबर्स के बीच में आता है। तो आता है 0.1875, ये आएगा 0.1875। अब आपको देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है इसके बीच ये जो जितने वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू है 0.2 है, इसका वैल्यू 0.25 है, तो 0.2 0.25 के बीच ये है नहीं, तो ऐसे ही आपको देखना है किसके बीच है। अगर मैं ये लूं नंबर 4 ऑप्शन, तो 9/15 होगा, 9/50 होगा, ऐसे ही कुछ 0.18 के आसपास है, उसके बाद और डेसिमल पॉइंट होंगे। और दूसरा ये जो है 1/5 है, ये आता है 0.2, ठीक है 0.2। तो 0.18 जो भी है ऑप्शन इसमें से छोटा नंबर आएगा 0.18 करीब 6 के आसपास जो भी है। तो इन दोनों के बीच वाले ये है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, मतलब इसका वैल्यू जो भी है डेसिमल में अल्टीमेटली इनके बीच आ रहा है। इनका जो ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, अब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का कंपेयर हम कर सकते हैं लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, तो आसान तरीका ये है डेसिमल में कन्वर्ट करो और आप देखो इनमें से किसके डेसिमल के नंबर्स, दो नंबर्स के बीच डेसिमल नंबर्स के बीच है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है जिनके बीच में ये ऑप्शन ये आता है। अब जो क्वेश्चन है इसमें वर्टिसेस, एजेस और फेसेस दिए हुए पॉलीहेड्रॉन की। पॉलीहेड्रॉन क्या है? ऐसे जियोमेट्रिकल शेप फिगर है जिसके बहुत सारे फेसेस है। मैं अगर एक सिंपल इसकी बात करूं, ये क्या है? ये एक क्यूबॉइडल है, ठीक है, ये क्यूबॉइडल है, इसके कितने फेसेस है? या फिर लूडो के जो वो डाइस होते हैं ना, डाइस के 6 फेसेस होते हैं, ऐसे ही ये क्यूबॉइडल है, इसका भी 6 फेसेस है। ऐसे बहुत सारे 6 फेसेस के अलावा और भी नंबर्स ऑफ फेसेस हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे बहुत सारे फेसेस वाले जियोमेट्रिकल शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबको मिला के हम पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, जो स्टैंडर्ड नेमिंग है। फिर फेसेस और एजेस के हिसाब से उनका नामकरण अलग-अलग होता है। जैसे 6 फेस है, इस वाले केस में इसको कहा जाता है क्यूबॉइडल, ठीक है। तो हमें ये देखना है फेस क्या है। फेस ये है जो प्लेन है, जो फिगर है ये क्यूबॉइडल, उसके जो फेसेस है वो हो गया फेस, ये हो गया एजेस, ये हो गया एजेस, और क्या है हमारे पास फेसेस, एजेस, वर्टिसेस क्या है? ये जो पॉइंट है ये हो गया वर्टिसेस, ये जो पॉइंट है, ये जो जॉइनिंग पॉइंट्स है इनको कहा जाता है वर्टिसेस। तो ये हो गया एजेस, ये जो लाइन है, कोने वाले जो लाइन है वो सारा एजेस हो गया, ठीक है। और ये फेसेस हो गए, ये 6 फेस है, 6 अलग-अलग फेस है। जैसे लूडो के डाइस में 6 फेस है, 6 फेस में हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं 6 साइड है, लेकिन वो फेस है। जैसे डाइस में 6 फेस होता है, 6 फेस में अलग-अलग नंबर लिखा रहता है, तो ऐसे ही फेसेस है। तो हमें उस पॉलीहेड्रॉन में से पॉलीहेड्रॉन का दिया हुआ है वैल्यू, तो हमें निकालना है 3x - 12 का वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि वर्टिसेस प्लस फेसेस इक्वल टू एजेस प्लस 2, ये एक फॉर्मूला है। इसमें से आप निकाल सकते हो, कोई भी एक मिसिंग है तो आप निकाल सकते हो उस पॉलीहेड्रॉन में। जैसे हमारा यहाँ है, यहाँ हमारे पास वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टिसेस 10 है, एजेस जो है 15 है, एजेस 15 है, फेस दिया हुआ नहीं है। तो जो भी मिसिंग है हम इस फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। एजेस है 15 प्लस 2, अब फेस मिसिंग है, इसमें से फेस निकालेंगे। तो ऐसा एक पॉलीहेड्रॉन जिसके वर्टिसेस 10 है, मतलब ये जॉइनिंग पॉइंट्स से 10 पॉइंट्स होंगे। एजेस जो है ऐसे कोने वाला लाइन जो है अगर 15 लाइंस होते हैं तो उसका उस पॉलीहेड्रॉन के कितने फेसेस होंगे? तो इसमें से मतलब इसको यूज करके हम निकालेंगे 17 - 10 = 2। तो 7 फेसेस हो गए इसके, 7 फेसेस। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 7 फेसेस। अब ये फेस के जगह ये वैल्यू दिया हुआ है, फेस के जगह x दिया हुआ है। फेस कितने फेस है? क्वेश्चन में दिया हुआ है x फेस है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू 7 आया हुआ है। तो हमें निकालना है 3x - 12। तो 3x - 12 मतलब 3 × 7 - 12, तो 21 - 12 = 9। ये हो गया करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में एक बोला हुआ है एक बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है,
बॉक्स का थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये हो गया हमारा बॉक्स हो गया। और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस बॉक्स जो है वुडन है इसलिए इसका थिकनेस है, ये हो गया थिकनेस पार्ट, इतना मोटा है ये, ठीक है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ये जो है ये थिकनेस है, ये 3 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल लेंथ जो है, लेंथ हम लिख लेते हैं यहाँ, लेंथ जो है लेंथ हो गया हमारे पास 1.48 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 148 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है हमारे पास, ब्रेथ जो है वो है 1.16 मीटर, तो 116 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है कितना 83 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सटर्नल पार्ट मतलब इतना जो बाहर से दिख रहा है लेंथ वही है जो मेजरमेंट दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, ये अंदर वाला पार्ट जो है इसका कलरिंग करने के लिए कितना पैसे चाहिए होगा, खर्चा कितना है, तो इसका रेट दिया हुआ है कि इसको पेंट करने के लिए पर मीटर स्क्वायर 150 रुपीस लगेगा, इतना कॉस्ट है। ठीक, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि एरिया कितना है, फिर उसके ऊपर ये रेट हम लागू कर देंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा कितना कॉस्टिंग है। तो अंदर वाला एरिया जो है वो हमें निकालना है। देखो ऊपर से ओपन है मतलब चारों फेस, चार साइड में जो फेस है वो है और नीचे वाला फेस मतलब 5 फेस है, उनका सबका एरिया का टोटल करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ into हाइट, ये हो गया चार साइड का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, क्यूबॉइडल का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है। चार फेस, चारों तरफ जो फेस है आगे पीछे चारों तरफ, तो और दूसरा चारों तरफ का हमने ले लिया फेसेस। अब नीचे वाला पार्ट, नीचे क्या है, एक रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हो गया 5 फेसेस का। अब इसमें पुट करते हैं लेंथ कितना है, क्योंकि ये इंटरनल की बात हो रही है, अंदर वाले बात की, तो अंदर वाला लेंथ तो छोटा है ना, ये बाहर इतना दिख रहा है, लेकिन थिकनेस की वजह से अंदर तो कम ही हो रहा है ना लेंथ, तो कम कितना थिकनेस, तो वो थिकनेस हटाएंगे, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर हटा देंगे, 6 हमने हटा दिया तो क्या हो गया 142 सेंटीमीटर। इसमें से ऐसे ही करेंगे। ब्रेथ है ना, ये देखो बाहर वाला जो ब्रेथ है, बाहर वाला ब्रेथ ये है, बाहर वाला ब्रेथ, अंदर वाला ब्रेथ कितना है, तो मतलब वो थिकनेस छोड़ के अंदर वाला ब्रेथ आ रहा है ना, तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इसमें से भी माइनस हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर मतलब 110 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये डेप्थ है, नीचे की तरफ है, तो नीचे जो वुड है, वुडन बॉक्स है ना, तो नीचे इतना हाइट, ऊपर तो खुला है तो ऊपर वाला तो ऊपर तो हाइट कुछ वुडन कुछ है नहीं, नीचे की तरफ होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वुडन है ना, थिकनेस है तो नीचे से इतना मोटा तो होगा ये 3 सेंटीमीटर, तो इसलिए ये 3 सेंटीमीटर हमने इसमें से हटा दिया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हटा दिया तो 80 सेंटीमीटर आ गया इसका हाइट। समझ में आया, लेंथ और ब्रेथ से हमने दोनों साइड मतलब 6 सेंटीमीटर माइनस किया, लेकिन हाइट से सिर्फ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि थिकनेस तो नीचे, ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो खाली है, तो थिकनेस कहां से आएगा ऊपर, तो इसलिए डेप्थ वाले हाइट वाले केस में सिर्फ नीचे वाला थिकनेस हमने माइनस किया। अब ये सारा वैल्यूज जो है यहाँ पुट करते हैं, 142 प्लस ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 110 इनटू हाइट प्लस 142 इनटू 110, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे 160 इनटू कितना है 252 प्लस 142 इनटू 110, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 40320, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 142 2651 15620, इसको प्लस करेंगे तो 04955, ये आ गया हमारे पास। तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये और ये एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया, एरिया का स्क्वायर में होता है यूनिट, तो और क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब हमें हमारे पास जो रेट है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो वो 100 का भी स्क्वायर होगा मतलब 10,000, तो 10,000 से इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं इसमें कॉस्टिंग पार्ट में। कॉस्टिंग क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट का 1 पर मीटर स्क्वायर का 150 रुपीस। अगर 1 मीटर स्क्वायर में 150 रुपीस खर्चा होता है तो इतने मीटर स्क्वायर में कितना होगा 5.5940 into 150, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 839.10, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर।